हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे युगों का दौर, अध्याय 4 युगों का दौर। इसकी पहले भी 2 वीडियो बन चुकी हैं बच्चों, जिसमें भाग 1 और भाग 2 है, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि विदेशों पर भारतीय कला का क्या प्रभाव पड़ा था। तो अब हम आज अध्ययन करेंगे भारत का विदेशी व्यापार। इसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। भारत का विदेशी व्यापार। ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों में भारतीय व्यापार की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। यह व्यापार पूर्वी समुद्र के देशों तथा भूमध्य सागर तक फैला हुआ था बच्चों। भारत में कपड़ा उद्योग बहुत विकसित था। कपड़े बनाने का जो उद्योग था वो काफी विकसित था। यहाँ का बना कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। यहाँ रेशमी कपड़ा भी बनता था, पर अच्छी किस्म का रेशम का जो कपड़ा था वो चीन से आयात किया जाता था। जो अच्छा रेशम होता था वो चीन से आता था, लेकिन थोड़ा बहुत जो रेशम था हल्की क्वालिटी का वो हमारे देश में भी बनता था। भारतीय रेशम उद्योग बाद में विकसित हुआ। यहाँ पक्के रंग खोजकर कपड़ों की रंगाई में प्रगति की गई। इनमें से एक नील का रंग था जिसे इंडिगो कहा गया था। यह शब्द इंडिया से बना था। जो नील रंग था उसको इंडिगो इंडिगो कहा जाता था। और ये किससे बना था बच्चों? ये किससे बना था? ये इंडिगो शब्द दिखाई दे रहा है ना आपको? इंडिगो शब्द से बना था। यह शब्द इंडिया से बना हुआ था। ईसवी सन की शुरुआती शताब्दियों में भारत का रसायन शास्त्र विकसित था। प्राचीन समय में ही भारतीय फौलाद और लोहे की विदेशों में कद्र थी। फौलाद क्या होता है बच्चों? इस्पात होता है, एक लोहे की एक किस्म होती है। और लोहे की विदेशों में बहुत कद्र थी। हमारे लोहे की, हमारे देश के जो लोहा था, विशेषतः युद्ध के सामान बनाने में इनकी मांग थी। ये जो आपके सामने दिया गया है बच्चों, ये मेहरौली का कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है। देखो, ये दिखाई दे रहा है ना बच्चों? ये इसमें कभी जंग नहीं लगता था। तो इस प्रकार का लोहा हमारे देश में बनाया जाता था। विशेषतः युद्ध के सामान बनाने में इनकी मांग थी। विभिन्न धातुओं का प्रयोग आसव और भस्म बनाने में किया जाता था। आसव और भस्म क्या होती है बच्चों? जो आयुर्वेदिक में एक प्रकार की दवा होती है, जो जलाकर राख बनाई जाती है, उसे भस्म कहते हैं। और ये जो आसव होता है, ये इसका निर्माण औषधियों को ज्यादा असरदार करने के लिए किया गया था। भस्म का प्रयोग और आसव का प्रयोग। तो ये सारे औषध विज्ञान काफी विकसित थे हमारे देश में। रक्त संचार का ज्ञान यहाँ के लोगों को हार्वे के पहले से हुआ था। एक अंग्रेज चिकित्सक थे, हार्वे, डॉक्टर हार्वे थे। तो वो उन्होंने शरीर की रचना और विज्ञान के बारे में बहुत योगदान दिया था। लेकिन जो हमारा देश था, वहाँ रक्त का संचार का जो ज्ञान था वो हार्वे से भी पहले का था बच्चों। विज्ञानों में प्राचीनतम खगोल शास्त्र विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का नियमित अंग था। ज्योतिष की मदद से पंचांग तैयार किए जाते थे। पंचांग क्या होते हैं बच्चों? पंचांग वह होते हैं जिसमें महीनों और तिथियों का विस्तृत रूप से वर्णन दिया जाता है। समुद्री यात्रा पर जाने वालों के लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान सहायक होता था। उस समय तक जहाज बनाने का कारखाना खूब फला फूला था। वहाँ जहाज खूब बनाए जाते थे। युद्ध में काम आने वाली मशीनों का वर्णन मिलता है। उस समय तक इन क्षेत्रों में अपने ज्ञान के बल पर भारत विश्व की कई मंडियों पर अधिकार रखता था। मंडियों का अर्थ होता है बाजार में अधिकार रखता था। कहने का अर्थ है भारत में इतना सारा सामान बनता था कि पूरे बाजार में भारत का ही नाम रहता था। अब आगे है बच्चों, प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। यह माना जाता है कि आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की शुरुआत भारत में ही हुई। गिनती के चौकटे के इस्तेमाल की पद्धति ने इसकी प्रगति को बाधित किया। 10 भारतीय संख्याओं के अंक बेजोड़ थे। ये चिन्ह अन्य देशों में प्रयुक्त अनेक चिन्हों से अलग थे। जो हमारे देश के चिन्ह थे वो जो अलग देशों के थे बच्चों, उनसे बिल्कुल भिन्न थे। भारत में ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित का आरंभ बहुत पहले हो गया था। वैदिक वेदियों पर आकृति बनाने के लिए ज्यामिति, बीजगणित प्रयोग में लाई जाती थी। ज्यामिति के क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए थे।
अंकगणित और बीजगणित में भारत अग्रणी रहा है। शून्य आरंभ में एक बिंदी के रूप में था, बाद में यह क्या कर दिया गया, वृत्ताकार कर दिया गया। पहले एक केवल जैसे नुक्ता बिंदी होती है ना अंक की मात्रा, तो इस प्रकार लिया गया, लेकिन बाद में इसको फिर थोड़ा सा वृत्ताकार गोल कर दिया गया। शून्यांक और स्थान मूल्य वाली दशमलव विधि को अपनाने के बाद अंकगणित और बीजगणित ने तेजी से विकास किया। भारतीय गणित के क्षेत्र में 427 ईस्वी में जन्मे ज्योतिर्विद आर्यभट्ट, भास्कर 522 ईस्वी में और ब्रह्मपुत्र 628 ईस्वी ने अपना योगदान दिया। बच्चों 1114 ईस्वी में जन्मे भास्कर द्वितीय ने खगोल शास्त्र 1114 ये दिखाई दे रही है ना बच्चों तिथि। 1114 ईस्वी में जन्मे भास्कर द्वितीय ने खगोल शास्त्र, बीज गणित, अंकगणित पर ग्रंथ लिखे। लीलावती नामक उनकी पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई है। जो भास्कर द्वितीय थे, उनकी एक पुस्तक थी लीलावती, वो बहुत प्रसिद्ध थी। सरल स्पष्ट शैली में लिखी गई यह पुस्तक कम उम्र वालों के लिए अधिक उपयुक्त थी। बच्चों 8वीं शताब्दी में कई भारतीय विद्वान गणित तथा खगोल शास्त्र की पुस्तकें लेकर बगदाद गए। वहां भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद उस समय विद्याध्ययन का केंद्र था। यूनानी और यहूदी विद्वान वहां एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान अपने साथ ले गए। अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान व्यापक क्षेत्र में फैल गया था। यह नया गणित स्पेन के पूरे विश्वविद्यालय के माध्यम से यूरोप देशों में पहुंचा। इसका प्रयोग 1134 ईस्वी में सिसिली के एक सिक्के में तथा इसका पहला प्रयोग ब्रिटेन में कब किया गया, 1490 ईस्वी में किया गया था। बच्चों तो ये था आप लोगों का प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। अब आगे पढ़ते हैं हम बच्चों, इसका अंतिम बिंदु पर जाते हैं, विकास और ह्रास। ह्रास का अर्थ क्या होता है बच्चों, क्षीणता, गिरावट या अभाव या पतन कह सकते हैं ह्रास का अर्थ। तो विकास और पतन, भारत का विकास और पतन दोनों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ईसवी सन के पहले 1000 वर्ष आक्रमणों तथा झगड़ों का समय होने के बावजूद लोगों ने सभी दिशाओं में प्रगति की। लोगों ने क्या किया, सभी दिशाओं में बच्चों प्रगति की। उसका संबंध ईरान, चीन, यूनानी जगत तथा मध्य एशिया से बढ़ता रहा। यह भारत का स्वर्ण युग था। इस बीच उत्तर पश्चिम से हुणों का आगमन शुरू हो गया था। आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर भारत पर उनका राज हो गया था। उन्हें गुप्त वंश के अंतिम शासक यशोवर्मन, गुप्त शासन के अंतिम शासक कौन थे, यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न के बाद बाहर निकाला गया। इस संघर्ष में राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों में भारत कमजोर हो गया। कहने का अर्थ है भारत का ह्रास हो गया, भारत बहुत कमजोर हो गया था। बच्चों 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी पुनः कला और संस्कृति का केंद्र बनी। कब, हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी जो थी, उज्जैनी नामक जो स्थान था वो कला और संस्कृति का केंद्र बना, पर 9वीं शताब्दी तक कमजोर होकर यह भी नष्ट हो गया। 9वीं शताब्दी में मिहिर भोज ने उत्तर और मध्य भारत में राज कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। 11वीं शताब्दी में एक और पराक्रमी भोज ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। भोज अद्भुत व्यक्ति था जो व्याकरण तथा कोशकार होने के साथ भेषज और खगोल शास्त्र में भी रुचि रखता था। व्याकरण क्या होता है बच्चों, जो व्याकरण का ज्ञाता होता है। और भेषज का अर्थ क्या होता है, भेषज का अर्थ होता है बच्चों चिकित्सा। क्या होता है, चिकित्सा। वह स्वयं कवि और लेखक था जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। इस उन्नति के बाद भी भारत राजनीतिक तथा रचनात्मक रूप से कमजोर पड़ गया था। दक्षिण भारत आक्रमणों तथा हमलों से बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचने के लिए बहुत से लेखक, कलाकार, शिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। इन सब के बाद भी उत्तर भारत का जीवन समृद्ध था। बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था, अर्थात केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम खूब प्रसिद्ध था। इसके विद्वानों को आदर पूरे भारत में किया जाता था। जो नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान होते थे उनका आदर पूरे देश में होता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। बच्चों इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि यहाँ चीन और
तो इतना बड़ा विश्वविद्यालय था, तो यहाँ चीन आदि देशों से यहाँ जो विद्यार्थी थे वो बच्चों पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा भागलपुर के पास विक्रमशिला तथा काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय, उज्जैनी विश्वविद्यालय तथा दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। पर शताब्दी की समाप्ति तक ढलान की बेला आ जाती है। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई दार्शनिक न था। ब्राह्मण और बौद्ध ह्रास की ओर थे। पूजा अपने विकृत रूप में दिखने लगी थी। साहित्य में भवभूति तथा गणित में भास्कर द्वितीय और आखिरी बड़ा नाम था। जो हमारे साहित्य में कहते हैं बच्चों, साहित्य में भवभूति का नाम अंतिम था और गणित में भास्कर द्वितीय जो थे उनका नाम आखिरी था। प्राचीन भारत कला की रचनात्मक प्रवृत्ति 16वीं शताब्दी तक स्पष्ट रूप से घटने लगी थी। कला के क्षेत्र में यह परंपरा दक्षिण भारत में लंबे समय तक कायम रही। अंततः पतन की यह प्रक्रिया दक्षिण भारत तक पहुंच गई। राधा कृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी थी बच्चों। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विकास के दौर बार बार आते हैं। जितनी भी सभ्यताएं आती हैं उनका विकास भी होता है और उनका ह्रास भी होता है बच्चों। पर भारत ने उनसे बचकर अपनी स्थिति सुधार ली थी। सभ्यताओं के ध्वस्त होने के कई उदाहरण हैं, जैसे यूरोप का प्राचीन सभ्यता जिसका अंत रोम के पतन के साथ हो गया था। भारतीय सभ्यता का पतन यूं अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे जो हमारी भारतीय सभ्यता थी उसका पतन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ था। यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते कट्टरपन और गैर मिलनसारी का परिणाम था, जिसे जाति व्यवस्था में देखा जा सकता था। इस गैर मिलनसारी की भावना ने रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। हर आदमी का धंधा निश्चित और स्थायी हो गया। समाज जाति व्यवस्था में जकड़ गया। ऊंची जाति वाले नीची जाति वालों को नीची नजर से देखा करते थे। नीची जाति के लोगों को शिक्षा तथा विकास से वंचित रखा जाता था। इस सामाजिक ढांचे ने एक और अद्भुत दृढ़ता तो दी, परंतु इससे समाज के एक बड़े वर्ग के लोग समाज की सीढ़ी में निचले दर्जे में रहने को विवश हो गए बच्चों। इन सब कारणों से विचारों में, दर्शन में, राजनीति में और युद्ध की पद्धति में अर्थात हर तरफ ह्रास हुआ। कहाँ कहाँ? विचारों में, दर्शन में, युद्ध में, राजनीति में और हर जगह क्या हुआ? भारत का ह्रास हुआ। क्षेत्रीयता, सामंतवाद और गिरोहबंदी बढ़ने लगी थी। इसके बाद भी भारत में जीवनी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता, लचीलापन और स्वयं को ढालने की क्षमता शेष थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी बच्चों जो हमारा देश था उसने अपना लचीलापन नहीं छोड़ा। वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ता गया और उसने अपनी पद्धतियों में सुधार किया। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।